हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिजिक्स बाय साइंस सर यूट्यूब चैनल में। और मैं महेंद्र केमिस्ट्री। आप सब लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2026 के, इन सब क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप चैनल के अंदर लास्ट तक बने रहें और इनको मैं इजियर वे में, इवन मैं कहूंगा कि इजिएस्ट वे में इन सब चीजों को मैं क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, तो अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वाला, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहले अपन को दिया है क्या? फिनोक्साइड। हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये फिनोक्साइड है, आफ्टर एनिलीन है, फिनोल है। तो एक तो पॉजिटिव रेजोनेंस और एक नेगेटिव रेजोनेंस, दो के बारे में आते हैं। तो वो दोनों का मिक्सअप करके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे हम इसको करेंगे। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेंगे, किसको? फिनोक्साइड को। तो फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर होती है ये। फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर होती है ये। और आपको मालूम है फिनोक्साइड में 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर होते हैं फिनोक्साइड में। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर होते हैं। अच्छा, यहां 3 लोन पेयर कहां से आए? ऑक्सीजन के खुद के 2 लोन पेयर है भाई। ऑक्सीजन के खुद के 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो जाहिर है 16 ग्रुप के एलिमेंट पर 2 लोन पेयर तो होते हैं। और फिनोक्साइड किससे बना? एक्चुअल में फिनोक्साइड जो है वो बना है एक्चुअल में किससे? फिनोल से। तो यहां 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी थे। ठीक है, और यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। जब यहां से ये एच निकलेगा तो पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ गए। इसलिए तीसरा ये जो यहाँ के वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। इसलिए यहाँ पर तीसरा लोन पेयर भी आएगा। लोन पेयर आएगा तो क्या होगा? इस पर माइनस आएगा। ओके, चलो ठीक है, अपन करते हैं अगली बात। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिनोक्साइड का कर रहे हैं। फिनोक्साइड में खास बात ये है कि इसमें 3 लोन पेयर है। चलो ठीक है, अब ये किस तरह से ये रेजोनेट करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे वो देखना है अपन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, ये लोन पेयर के, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं ठीक से करता हूं एक बार। फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर में ये लो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये फिनोक्साइड 1 2 और 3। कितने लोन पेयर है? 3। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं। अब हमें ये मालूम है कि डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि यहां जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और बेंजीन के कार्बन के बीच में, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के चांस हो गए। देन क्या होगा? यहां डबल बॉन्ड कंटिन्यू होंगे नहीं, तो देन ये इलेक्ट्रॉन यहां खिसक जाएंगे, यहां मूव कर जाएंगे। यहां मूव करेंगे तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर जो फर्दर है वो कैसी बनेगी? तो स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरह की। तो यहां डबल बॉन्ड बन गए, ये ऑक्सीजन और इस पे लो लोन पेयर। अब यहां खास बात ये है कि इसमें जो है, इसमें 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 हम इस तरह से करेंगे। यहां ये 2 लोन पेयर आए, ठीक है। यहां पर प्लस नहीं आएगा, यहां पर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग में थे, वो शेयरिंग में थे, उनको लिया गया है। देन यहां प्लस नहीं आएगा और ये बॉन्ड यहां बन जाएगा। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए, देन ये माइनस आ गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस में चेंज हो गए और ये बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। फिर ये रुकेंगे थोड़ी, ये आगे चलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसकेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये आगे खिसकेंगे। देन नतीजा, देन रिजल्ट हो जाएगा इसका ये डबल बॉन्ड और ये 2 लोन पेयर आ गए। यहां बॉन्ड इकट्ठे हो गए, यहां बॉन्ड हो गए और ये 2 लोन पेयर यहां इकट्ठे हुए, बॉन्ड एज इट इज। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, देन ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे देन डबल बॉन्ड बनने के चांस हो गए। डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो नहीं सकते, बेंजीन के अंदर सिस्टम ऐसा, पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। देन इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट होगा ये, रिजल्ट हो जाएगा इसका ये। देन ये बॉन्ड एज इट इज। ओके, ये बॉन्ड यहां आया और ये इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो। ओके, अब आपकी बुक्स में सब में 4 स्ट्रक्चर दी हुई है, बट अपन कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएंगे, देन ये इलेक्ट्रॉन यहां फिर से मूव कर जाएंगे। नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा इसका ये होगा कि यहां ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां इस पर मूव करेंगे तो
यहां डबल की जगह सिंगल और यहां डबल हो जाएगा, बाकी बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, इसकी समझ में आ रहा है ना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाएंगे अपन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे, इन सबकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से 3 लाइन से शो करेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये नतीजा हो जाएगा इसका ये। देन क्या बनेगा, देखो ये O और यहां लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर थे। यहां क्या आएगा, डेल माइनस। इसमें माइनस कहां कहां है, माइनस में इसमें देखो ऑर्थो पर है, पैरा पर है और फिर ऑर्थो पर है। तो यहाँ 3, ये डेल माइनस, ऑल्सो डेल माइनस। ये माइनस कहां से चला हुआ, यहां से चला हुआ है, ठीक है ना। ये माइनस जो है वो कहां से चला, यहां से चला है, ठीक है। लेट्स गो कंपेयर द रबर, यहां से चला है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से, ओहो, ये इस तरह से है, ठीक है, ओके। यहां ये इस तरह से, तो डेल माइनस और ये डेल माइनस, ओके। यहां देखो, यहां ऑक्सीजन था तो इसके ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है और ये दूसरा वाला बॉन्ड जो कमजोर वाला बॉन्ड था वो इस तरह से। तो ये इस तरह से मूव करते हैं, तो फिनोक्साइड है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाती है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब लेते हैं नंबर दूसरा, कह रहा है इरेज, इरेज कर दूं क्या इसको, चलो ठीक है बच्चों। अब ये एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझे अपन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर किस तरह का, एनिलीन का स्ट्रक्चर है ऐसा, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर, और ये दो लोन, ये एक लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर है इस तरह से। देन तरीका वही होगा, देखो इधर ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर किसके, इधर मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। तो रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट इसका ये होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंजमेंट ये आएगा, देखो कैसे, येलो। तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए, देन प्लस आ जाएगा। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए तो डबल होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए तो ये येलो, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए। आफ्टर दैट ये बॉन्ड तो ऐसे के स्टेज में कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे किसी के अगले वाले स्टेज में, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। तो रिजल्ट इसका हो जाएगा ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। कैसे, इस तरह से लिखेंगे इसको, NH2 और ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज इकट्ठा हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर चार्ज बन जाता है, ओके यस। और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां खिसकेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां खिसकेंगे, नतीजा इसका, नतीजा ये रहा, ये लो। तो ये NH2 और ये प्लस, ये बॉन्ड एज इट इज जो पहले से बन चुके हैं उनको छेड़ना नहीं है। ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है वो चले गए इधर, तो ये लो, और ये यहां माइनस इकट्ठा हो गया, ओके। आफ्टर दैट अगली स्टेज में ये यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, देन इसका रिजल्ट हो जाएगा ये किसे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन NH2 और ये लोन पेयर वापस आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गए और ये बॉन्ड एज इट इज थे, ठीक है। ये रेजोनेटिंग, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल नहीं, ऐसे लिखा जाए, नो मेंशन, यस, ठीक है, ओके। अब ये कितने स्ट्रक्चर हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन फिफ्थ, ये 5 स्ट्रक्चर। अब इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे आगे जगह हो तो ठीक है, अदरवाइज यहीं कर देते हैं, नो मेंशन, ये लो, ठीक है ना, ओके ओके। इसको ठीक है, ओके। तो 3 लाइन से इसको, इनकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उनको 3 लाइन से शो करेंगे, कैसे, ऐसे। हमें सिर्फ बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है वो देखना है, ठीक है। तो यहां NH2 था, तो यहां प्लस आया था, तो डेल प्लस यहां लगा देंगे, एक डेल प्लस यहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गए। और यहां ये डॉट डॉट है, तो यहां क्या होगा, ये डेल माइनस यहां पर भी डेल माइनस और यहां पर भी डेल माइनस, इजी। बस ये इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन की हो जाएगी, ओके। चलो ठीक है। अब लेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला लेंगे अपन फिनोल, ठीक है, ओके। ओके बच्चों, अब टर्न लेंगे अपन फिनोल का, ठीक है। फिनोल, देखो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यानी फिनोल की अनुनादी संरचना में क्या होगा, सबसे पहले देखो ये फिनोल, फिनॉक्साइड का और इसका सेम ही है, ये फिनोल और 2 लोन पेयर है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होते ही है बेंजीन रिंग के अंदर, ये
तरीका वही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर नीचे की तरफ खिसकेंगे, तो लगातार डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, तो ये आगे वाले आगे मूव कर जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा इसका, नतीजा सामने है, देखो कैसे, इस तरह से होगा। ओके, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, एक पॉजिटिव और एक लोन पेयर, क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर अगर यहां मूव कर गया देन तो क्या होगा, एक की जगह पॉजिटिव, एक लोन पेयर बच गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव, बाकी बॉन्ड एज इट इज। ओके, उसके बाद रुकेगा थोड़ी ये काम, आगे चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी इस तरह से। तो यहां डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस, ये लोन पेयर और ये एच, यहां इलेक्ट्रॉन ये चार्ज आगे खिसक गया, देन क्या होगा, आगे खिसक गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए, देन ये लो, ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। ओके, बॉन्ड अगले वाला बॉन्ड है वो एज इट इज आ जाएगा, अब रुकेंगे थोड़ी, ये तो चालू रहेंगे, देन ये आगे, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव कर जाएंगे, इसका नतीजा ये हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दोनों साइड एरो लगा के शो किया जाता है, ठीक है ना, और ये प्लस और ये लोन पेयर और ये एच। ओके, ये बॉन्ड परमानेंट है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गए यहां, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गए, तो ये चार्ज इकट्ठा। ओके, आफ्टर दैट ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां खिसक गए, तो ये वाले यहां खिसक गए, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट होगा इसका ये लसा, यस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों लोन पेयर एज इट इज आ गए, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आ गए, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, और यहां डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो आगे मूव कर गए, तो जो प्लस लगा था वो बैलेंस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर मूव कर गए। चलो ठीक है, और ये बॉन्ड एज इट इज, और पहले वाले बॉन्ड एज इट इज। तो ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई फिनोल की, सेम फिनोक्साइड और एनिलीन की तरह पॉजिटिव रेजोनेंस वाला सिस्टम है ये। ओके, उसके बाद देखो, अगर मैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, सबकी मिलीजुली स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मिलीजुली स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर तो प्लस आ रहा है और कहां पर माइनस चार्ज आ रहा है, वो देखना। तो कैसे, मैं नीचे बना देता हूं इसको, इस तरह से हम बना सकते हैं, ये लो, यहां देखो, एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पर डेल प्लस आया था ना, क्योंकि यहां प्लस आया था तो हमने डेल प्लस दिखा दिया, यहां डबल बॉन्ड भी आया था, ये डबल बॉन्ड शो कर दिया, ठीक है। बाकी यहां डेल माइनस, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से, देखो ये माइनस वाला कहां से किया, माइनस एक तो यहां, और यहां से लेकर यहां, दोनों साइड में यूं मानो कि यहां से लेकर यहां तक आया, तो हम इसको यूं कर सकते हैं, ये माइनस यहां, पूरा माइनस यहां घूम रहा है। अच्छा, इस पोजिशन भी डेल माइनस है, इस पोजिशन भी डेल माइनस है, और इस पोजिशन भी डेल माइनस। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, पांचों स्ट्रक्चर की मिक्सर हो गया ये फिनोल का है, यानी पांचों जो अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक है, अनुनादी संरचनाओं की ये संकर अनुनादी संरचना हो गई। इट इज द रेजोनेटिंग, हाइब्रिड रेजोनेटिंग, हाइब्रिड रेजोनेटिंग, इसको लिखेंगे अपन, हाइब्रिड रेजोनेटिंग, यस, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी अनुनादी संकर संरचना, संकर अनुनादी संरचना की बात, जी, चलो ठीक है, ये हो गई फिनोल की। ओके, अब देखो आगे, बस ये है। अच्छा, अब इसमें चाहो तो आप एक और भी कर सकते हो, जैसे मैंने सारे पॉजिटिव बताए, ये इंपॉर्टेंट है, साल के लिए आएंगे। एक और है इसमें, जैसे डायजोनियम की बात करें अपन, डायजोनियम की बात करें तो डायजोनियम में भी आ सकता है ऐसा, नो मेंशन, डायजोनियम में भी आएगा ऐसा, डायजोनियम में आएगा तो कैसा, देखो एक स्ट्रक्चर और है डायजोनियम की, देखो एन ट्रिपल बॉन्ड, और ये एन इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा लोन पेयर। ओके, इसका भी सिस्टम ऐसा, ये इधर से शो करते हैं इसके डबल बॉन्ड, ये लो शो कर दिया, नतीजा क्या होगा इसका, ये हाई इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि इस पर प्रेशर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा। देन क्या लिखेंगे, देन हम लिखेंगे, ये लो, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरह की, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलो साहब, इस पर प्लस, अब यहाँ प्लस आ जाएगा इसका, बाकी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी, जी। फिर इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे,
और रिजल्ट हो जाएगा इसका ये लो, डबल बॉन्ड एन और ये एन, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए तो यहाँ प्लस आ गए, उसके बाद ये आगे चलेगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो नतीजा इसका ये हो जाएगा, ये लो एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, तो एन और ये डबल बॉन्ड एन, ठीक है, ओके। यस, अब देखो ये एन, ठीक है, यहां बॉन्ड परमानेंट बन गया, ये बॉन्ड परमानेंट हो गया तो प्लस यहां आ गया, जी। आफ्टर दैट ये डबल बॉन्ड हो गया यहां, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेंगे, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां इकट्ठे हो गए थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो गए थे, ये वापस आएंगे, ठीक है। नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा ये, देखो इधर, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज, ओके। और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया और ये हो गया कंप्लीट, ये लो, ठीक है। अब इसमें देखो, ओके, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, ये लो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, ये एन और ये ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड की जगह एक सिंगल कर दो, बेटर रहेगा, एक बॉन्ड सिंगल कर दो इसको, ये लो एन, और यहां डबल बॉन्ड तो था ही, ये एन, ये डैश डैश के थ्रू आएगा ये, और ये डैश डैश के थ्रू आएगा, तो यस एन, और ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी डैश के थ्रू ही आएगा ये, इसको इस तरह से ले सकते हैं, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये लो, ठीक है, ओके। प्लस कहां आया इसमें, प्लस यहां आया, प्लस देखो एक तो यहां आया, इस तरह से है ना, तो ये प्लस कहां का आया, वो दोनों ऑर्थो पर, तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा और यहां पर प्लस आएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड कैसे चला, इस तरह से चला, ये प्लस, ये डायजोनियम का एक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि इस डायजोनियम में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। चलो साहब, ये दोनों हो गई, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, पूरे के पूरे सिलेबस में हमारे दो ही तरह के डीनेचुरेशन है, एक तो अल्कोहल का और दूसरा इसका प्रोटीन का, दो ही है इसमें। तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल देख लें तो इसका सीधा सीधा तरीका, यस, पहला है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का विकृतीकरण, अल्कोहल का विकृतीकरण, विकृतीकरण, अल्कोहल का विकृतीकरण। अब विकृतीकरण को, डिफॉर्म को या डीनेचुरेशन को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अल्कोहल आता किस काम में है, अल्कोहल काम आता है या तो ड्रग्स में, दवाइयों में, और या फिर नॉर्मली पीने के काम आता है, तो उसको पीने के लिए अनफिट कर देना, पीने के लिए अनफिट करने का काम ही क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है। उसको पीने के लिए अनफिट कर देते हैं, देन क्या करेंगे, अनफिट करने के लिए क्या करेंगे, अल्कोहल में, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल है, इस अल्कोहल में हम, इस अल्कोहल में हम क्या मिला देंगे, इसमें दो चीजें मिला दो, एक तो मिला दो आप कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये पॉइजनस भी होता है। आफ्टर दैट दूसरी चीज मिला सकते हैं हम पिरिडिन, पिरिडिन, इसमें पिरिडिन मिला देते हैं, ये लो, ठीक है, ये पिरिडिन, पिरिडिन मिला देते हैं, ये बैड ऑर्डर्ड होती है, बैड ऑर्डर्ड यानी बदबूदार, बदबूदार, ये दोनों चीजें मिलाते ही ये पीने के लायक नहीं रहती, ठीक है। अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन मिला दो,
फिर बाद में ये पीने के लायक नहीं रहती, ना किसी ड्रग में यूज करने के लायक रहती है। इट मीन्स इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो नेचुरल प्रॉपर्टी इसकी खराब हो जाती है, यानी वो पीने के लिए या काम में लेने के लायक नहीं रहता है। ओके, तो देखो इसमें कैसे, हाँ, ये डीनेचुरेशन, हाँ समझ गए, यानी अल्कोहल को यूज करने के लिए अनफिट कर देना, अल्कोहल को काम में लेने के लिए उसको बेकार कर देना, इसका नाम ही क्या है, अल्कोहल का डीनेचुरेशन या अल्कोहल का विकृतीकरण। ठीक है, तो ये पीने के लिए अनफिट हो जाती है, देन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के अयोग्य, पीने के अयोग्य हो जाती है, ये पीने के लायक नहीं रहती वो, इसी को कहते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, चलो ठीक है। अब देखो दूसरा, एक दूसरा पॉइंट है अल्कोहल का, इसके बाद भी प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या है, देखो नेचुरेशन है वो किसका है, प्रोटीन का, देख लो इधर, डीनेचुरेशन ऑफ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का मेन काम होता है बायोलॉजिकल एक्टिवनेस देना, यानी जैविक सक्रियता देना, बायोलॉजिकल एक्टिवनेस देना यानी जो जैविक सक्रियता है, यानी जीवों के अंदर जीवन प्रदान करने का काम करती है ये प्रोटीन। ठीक है, ओके, तो इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देने का नाम ही क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है अंडे का। अंडे को अगर आप बॉयल पानी में या गर्म पानी में डाल देंगे, या फिर उसको जैसे कोई एसिडिक पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डालने के बाद में घंटे 2 घंटे अंडे को रख दो, या फिर आप कैसे कर दो, कोई साबुन का पानी है या बेसिक नेचर वाला कोई कंटेंट है, उसके अंदर क्षारीय माध्यम मिल जाना चाहिए, या तो एसिडिक माध्यम मिल जाए या क्षारीय। ठीक है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों में से कोई सा भी पानी में डालकर, एसिड और बेस दोनों पानी में डाल करके, और फिर उसको क्या करेंगे, रख देंगे घंटे 2 घंटे। तो अंडे के बीच में जो योक वाला पीला वाला पोर्शन है वो तो एज इट इज रहेगा बीच में, बट जो सराउंडिंग में उसके चारों तरफ जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो सारा एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और एल्बुमिन प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, उसके यूनिट्स, अमीनो अम्ल होते हैं उसकी इकाइयां, और वो इकाइयां जो है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक विशेष तरीके से जुड़ी होती है, वो विशेष तरीके से जुड़ने पर वो जो अंदर योक होता है, जो जिससे चूजा निकलता है, जिससे चिक निकलता है, उसको वो जीवन प्रदान करते हैं। तो वो एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या हो गया, जो सराउंडिंग में रहती है उसके चारों तरफ, उसका काम क्या हो गया, उसमें जान फूंकने का काम करने वाली है। तो ये प्रोटीन का काम उस चिक के अंदर जीवन देने का काम करना है। अब उस जीवन देने के लिए उसको अनफिट कर दो आप, अनफिट करने का नाम ही क्या हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है, यानी प्रोटीन का, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड, यही तो होती है। तो अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको तोड़ देना। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देना, डिस्टर्ब करना, कर देना, जिससे उसमें बायोलॉजिकल एक्टिवनेस या बायो एक्टिवनेस या जैविक सक्रियता, जिससे उसकी जैविक सक्रियता या बायो एक्टिवनेस यानी जैविक सक्रियता, जैविक सक्रियता नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इस बात को हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहां पर, इसमें एग्जाम्पल दे दो आप, अंडे का, अंडे को बॉईल करना, अंडे को बॉईल करना, या दूध से दही बनाना, नो मेंशन, दूध से दही बनाना, ये दोनों एग्जाम्पल इसी के। ठीक है, तो ये होता है क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड अल्कोहल। होप समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ज्विटराइन, ज्विटराइन एग्जाम्पल्स, पूरे सिलेबस में दो ही ज्विटराइन है, पूरे सिलेबस में दो ही ज्विटराइन है। और ज्विटराइन कौन से हैं? एक तो सल्फेनिलिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा है कौन सा? अमीनो एसिड वाला। तो ज्विटराइन कहते हैं किसको? सबसे पहली बात, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन किसको कहते हैं? ज्विटर आयन ऐसा कोई केमिकल या मोलिकुलर फॉर्मूला, या मोलिकुलर नॉट फॉर्मूला, ऐसा कोई मोलिक्यूल जिसमें H+ देने वाला और H+ लेने वाला दोनों के दोनों कंटेंट एक ही केमिकल के अंदर या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी H+ भी उसी मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है और H+ एक्सेप्ट करने वाला है वो भी उसी में। जैसे अमीनो एसिड के एग्जांपल दूं मैं, जैसे R और ये CH और ये COOH और इसमें कर दिया मैंने NH2, ये अमीनो एसिड का फार्मूला है, ठीक है। ये H यहां से रिलीज आउट होता है प्लस की फॉर्म में और ये आकर के जुड़ जाता कहां? या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है तो ये आकर के जुड़ जाता है इसी पर। तो इसी से तो निकला, ये ग्लाइसिनिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, तो यहीं से तो निकला और इसी पर आकर जुड़ गया। नतीजा क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, RCH और ये NH3 प्लस और ये COO-। ये लो, ये आपस में अदला बदली कर लेते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं और इसी को कहते हैं अपन ज्विटराइन। यानी ऐसा आयन या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें H+ रिलीजर और H+ एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने वाला और देने वाला, दाता और ग्राही, दोनों एक ही मॉलिक्यूल एक ही अणु के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्या? ज्विटराइन। एक तो हो गया ये प्रोटीन वाला एमिनो एसिड और दूसरा एग्जांपल जो है वो हो गया आपका सल्फेनिलिक एसिड। देखो इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो ये तो ज्विटराइन हो गया, ये सल्फेनिक, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। तो इसमें कैसे है? ये ऐसा, ये SO3H और यहां पर NH2, ये लो, ये H यहीं से निकलेगा और यहीं पर आकर जुड़ जाएगा। तो नतीजा क्या होगा इसका? रिजल्टेंट चीजें ऐसी आएंगी, बिल्कुल ऐसे, ये लो, ठीक है, ओके। तो यहाँ SO3 माइनस आ गया और ये NH3 प्लस हो गया, ये लो साहब, ये लो। तो H+ डोनेटर और H+ एक्सेप्टर दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्विटराइन। पूरे सिलेबस में दो ही तो है, तो कौन सा है? एक तो ये ग्लाइसिनिक एसिड हो गया, दूसरा हो गया सल्फेनिक एसिड, ये पूरा यही है, ठीक है। अब देखिए अगला, आफ्टर दैट हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हावर्थ स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। देखो हावर्थ स्ट्रक्चर सुक्रोज की देखो कैसे, सुक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है? देखो सुक्रोज जो है, सुक्रोज यानी 12/11, ये इसका हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, व्हाट हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप क्या करोगे? इसमें पानी डालोगे आप, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, देन क्या होगा? ये किस में बन जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, एसिड प्रेजेंस, तो ये बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यही तो है। या फिर इसको उल्टा करो, ये लो, कैसे? इसको देखो, इसको बना देंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक, ऐसा है। तो दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को जोड़ोगे तो सुक्रोज बन जाएगा, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रुक्टोज बन जाएगा। और यहां जो अपन हावर्थ स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किसकी? सुक्रोज की बना रहे हैं। तो सुक्रोज की बना रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। ये अल्फा डी होता है, अल्फा डी, और ये होता है बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह का, ये पायरेन से मिलता जुलता है, तो पायरेन की स्ट्रक्चर ये है, और अल्फा डी प्लस है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। कैसे? देखो अल्फा डी का मतलब H और ये OH, और HOH, OHH, HOH,
और यहाँ CH2OH एंड H। ये हो गया अल्फा डी की हार्वर्ट स्ट्रक्चर में अल्फा डी का ये ग्लूकोप्रोपाइरिडोज जैसे स्ट्रक्चर हो गई। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो ये हो गई। अब रही बात फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज में क्या करना है? फ्रुक्टोज में आपको वो फ्यूरेन से रिलेटेड होता है, ये फ्यूरेन से, ये लो। तो यहां पर CH2OH और ये OH, ठीक है। यहां पर H और OH और ये H और ये OH, और यहां पर देखेंगे तो H और ये CH2, इसको देखेंगे, ये लो H और OH, और यहां देखेंगे तो H और CH2OH, ठीक है। ओके ओके। अब देखना इसका इसका ये OH और H दोनों क्या करेंगे, इसका H2O यहां से रिलीज आउट हो जाएगा। रिलीज आउट हो जाएगा तो ये H गया यहां से, तो नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा इसका ये होगा कि यहां पर ये O और यहां पर ये O बनेगा, ठीक है। ओके, ये ठीक है। ओके, ये CH2OH और ये लो, यहां से यहां तक ये जुड़ जाएगा, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा यहां, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर यूं कहेंगे कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है ये। तो इस तरह से H2O यहां से रिलीज आउट हो जाएगा। देखो रिलीज आउट, जैसे अगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों जुड़ते हैं तो H2O रिलीज होता है ना, तो ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये लो, ठीक। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? सुक्रोज की। ये सुक्रोज की हार्वर्ट स्ट्रक्चर है। ओके, चलो साहब ठीक है। अब बात करें अपन लैक्टोज की। चलो ठीक है, लैक्टोज की हार्वर्ट स्ट्रक्चर बनाए तो, लैक्टोज की हार्वर्ट स्ट्रक्चर बनाए तो यहां बना देता हूं हार्वर्ट हार्वर्ट स्ट्रक्चर लैक्टोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, और एक और होता है दूसरा गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आएगा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये लो। तो बीटा डी है, इसका मतलब OH है, H है, ये HOH, ये ऑल्सो OH 1 2 3, तो 3 पे ऊपर आ जाएगा ये, और आफ्टर दैट ये ओके, और ये CH2OH और ये H, ये तो हो गया गैलेक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज में बीटा डी है तो क्या लिखेंगे देखो, ये बीटा डी है तो OHH और ये HOH और ये OHH और यहां पर OH और ये H, ये। अब इसमें क्या होगा, ये OH और ये H निकल जाएगा एच। ये जब निकलेगा तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा, ये भी निकल गया, ठीक है। यहां बनेगा ये लो, ठीक है, OH, ये OH है। एक मिनट, इसको ठीक से बनाना पड़ेगा, इसको ठीक से बनाना पड़ेगा। ओके, कैसे? ऐसे, ये H, वो बीटा डी है तो OHH, ये लो, और यहां क्या होगा, ये लो ऑक्सीजन, ये OHH और ये HOH, ये OHH और यहां पर HOH, ये लो, और ये CH2OH और ये H। तो यहाँ क्या होगा, ये H और ये दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्साइड बॉन्ड ही बचेगा, सिर्फ ऑक्साइड बॉन्ड ही बचेगा। तो हम इसको स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इसकी पेयर स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बना सकते हैं, ये O, यहाँ हो गया CH2OH, ये H, यहाँ पर OH तो गए, तो चलो ठीक है, ओके, और ये HOH और यहाँ पर OHH, HOH और ये HOH, ठीक है। और इसमें चला जाएगा तो ये हो गया यहाँ पर O और ये OHH, HOH, यहाँ पर OHH और यहाँ पर भी OH HOH,
तो ये दोनों आपस में निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से ये बना सकता है, यहां जो बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा इसका, ठीक है। ओके, यहां इस तरह का सिस्टम है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया बस यहाँ। तो इस तरह का ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सुक्रोज की जो फेस स्ट्रक्चर है, लैक्टोज की जो फेस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है। तो स्ट्रक्चर हावर्थ स्ट्रक्चर किसकी, सुक्रोज की, बाद में लैक्टोज की। ओके, इस तरह का ये सिस्टम होता है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव किसके रेफरेंस में, SN1 SN2 या SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शन के रेफरेंस में ये लेस रिएक्टिव है। हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव SN न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। SN का मतलब क्या हो गया, SN मींस सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक, यानी नाभिक स्नेही रिएक्शंस, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जो हैलोएरिन्स है वो कम रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसके 4-5 रीजन है। देखो, पहला रीजन, नंबर 1 रीजन यानी कारण पहला इसमें नंबर 1, सबसे पहली बात तो इसमें रेजोनेंस होता है। किसमें, हैलोएरिन्स में। हैलोएरिन होता कैसा है, देखो हैलोएरिन ऐसा है, ये हैलोएरिन इस तरह का सिस्टम है। हैलोएरिन, मैं क्लोरीन लगा देता हूं, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी लगा दो, हैलोएरिन, ठीक है। चलो ठीक है, 12th लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन पे लगा है तो हैलोएरिन हो गया। अब इसमें होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल आता है, NaOH कर दो, मैं OH भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आएगा तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तभी तो टूटेगा, बट ये रिएक्शन नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि यहां क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां इसको मिलते तब जाकर के रिएक्शन करता है, लेकिन ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये पूरी तरह से इसको रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में कर सकता है, उसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। तो यहां क्या होता है, पहला रीजन क्या गया, पहला रीजन हो गया इसका रेजोनेंस, पहला रीजन हो गया इसका रेजोनेंस, पहला रीजन हो गया इसका रेजोनेंस, पहला रीजन इसका रेजोनेंस हो गया, ठीक है, यानी रेजोनेंस है। अच्छा, इस रेजोनेंस को समझने के लिए मालूम है ना, पॉजिटिव रेजोनेंस होता है किस तरह का, चलो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो इस तरह से, ये दिस वन, और ये 3 लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था वैसा हो रहा है। देन ये अगली स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बन जाएगी, ये लो, ये डबल बॉन्ड Cl खुद के इलेक्ट्रॉन से दे रहा है इसलिए प्लस आया, और ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए यहाँ, बाकी बॉन्ड ऐसा का सा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, देन इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह की, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये डबल बॉन्ड है और ये 2 लोन पेयर आई गया, प्लस आई गया, ठीक है, ये चार्ज इकट्ठा हो गया तो ये आगे आ गया, आगे आएगा तो ये बन गया, और इधर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, चार्ज इकट्ठा हो गया, ये वाकई ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, देन ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। सेम वो पॉजिटिव रेजोनेंस वाला सिस्टम है, डबल बॉन्ड, ये लो, ठीक है, एक पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वो मूव कर गए, और ये अब उसके बाद में ये यहाँ से मूव करेगा तो ये वापस यहाँ से मूव करेगा, देन इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसी, ये लो, ये क्लोरीन ये चला गया, मूव कर गया तो Cl, ये तीनों लोन पेयर वापस आ गए, और ये बॉन्ड बन गया यहाँ यहाँ यहाँ। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कैसी बन जाएगी, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी इस तरह की, यहाँ ये बॉन्ड और ये डेल प्लस आ जाएगा एक, और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, नो मेंशन, और ये यहाँ से यहाँ तक ये माइनस का चल रहा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये डेल माइनस, ऑल्सो डेल माइनस, और ऑल्सो डेल माइनस। तो ये रेजोनेंस इसके अंदर भी क्लोरीन में होता है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये क्लोरीन जो है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन करेंगे तो दूसरा रीजन करेंगे नंबर 2, रीजन नंबर 2 में क्या करना है, ये देखो, रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन
नंबर 2, दूसरा रीजन है कि जो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, वो sp2 है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संकरण अवस्था, कार्बन की संकरण अवस्था, संकरण अवस्था, ये संकरण अवस्था कैसी है, sp2 है। कैसे है sp2, ऐसे है sp2, ऐसे जैसे यहां किया तो ये Cl, यहां ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब सिंगल बॉन्ड वाला ही नहीं ठीक से टूट सकता तो ये डबल बॉन्ड वाला जुड़ने का तो सवाल ही नहीं, टूटने का तो सवाल ही नहीं। तो यहाँ ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट मींस इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है वो इजियर वे में टूटता ही नहीं है, टूटेगा नहीं तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा और रीजन लिखते हैं, थर्ड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, फेनिल कैटायन का अनस्टेबिलिटी, यानी अस्थायित्व ऑफ, यानी अनस्टेबिलिटी ऑफ, अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन, फेनिल कैटायन, यानी फेनिल कैटायन का, फेनिल कैटायन का अस्थायित्व, अस्थायित्व कैसे, देखो नेचर उसी रिएक्शन को प्रमोट करती है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव बने या फिर फर्दर या ज्यादा स्टेबल बने। तो इसमें क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन अगर यहाँ ये लो क्लोरीन, अगर यहां से किसी भी तरीके से ये Cl यहां से निकलता तो बनता है फेनिल कैटायन, और फेनिल कैटायन है, इसमें ना रेजोनेंस प्रॉपर्ली हो सकता है ना ये स्टेबल है। तो ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो फिर ये मुश्किल है, तो कैसे होगा ये। तो जिस रिएक्शन में अनस्टेबल प्रोडक्ट बने उसमें वो रिएक्शन को एनवायरमेंट उसको प्रोसीड नहीं करता या वो रिएक्शन होती नहीं। तो दूसरा रीजन इसका ये हो गया। तीसरे रीजन की ओर बात करें तो इसकी बात करेंगे अपन। ओके चलो ठीक है, तो 3 रीजन हो गए, चौथा रीजन और कर लेंगे हम। कैटायन का अनस्टेबिलिटी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 3 रीजन में किस किस को किया, सबसे पहले तो उसमें क्या किया, सबसे पहला जो था वो तो रेजोनेंस था, दूसरा था कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी संकरण अवस्था थी, तो वो sp2 थी, तो इसलिए जुड़ नहीं पाए। फिर फेनिल कैटायन का अनस्टेबिलिटी यानी फेनिल कैटायन का अस्थायित्व, ठीक है। और लास्ट का जो फोर्थ रीजन है, फोर्थ रीजन है वो उसमें मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसमें मैक्सिमम रिपल्सन यानी अधिकतम प्रतिकर्षण, मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन यानी अधिकतम प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है इसमें, अधिकतम प्रतिकर्षण मैक्सिमम। क्यों, कि आने वाला कैसा है, माइनस वाला, और बेंजीन पर जुड़ा जो हेलोजन है वो कैसा है, वो खुद लोन पेयर वाला, तो ये जाहिर है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कैसे, इस तरह से देखो ये है, तो मैं क्लोरीन लिखूं तो इस पर ऑलरेडी 3 लोन पेयर है, इस पर 3 लोन पेयर है, और आने वाला जो है वो कैसा है, OH माइनस, ये खुद माइनस वाला। तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसलिए ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, ठीक है। यानी अधिकतम प्रतिकर्षण होता है इसके भी, क्योंकि ये माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस का, तो दोनों के बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण होगा तो कैसे हो ही नहीं सकता। तो ये 4 रीजन है, 4 रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है वो उनके लिए जो हैलो एरिन्स है वो लेस रिएक्टिव, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब फिर भी कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में कुछ एग्जांपल्स है वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे कुछ एग्जांपल है ड्रास्टिक कंडीशन में, बट वो लाइक जैसे फिनोल है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप NaOH से कराओ, NaOH से कराओ, बट कितना 623 केल्विन टेम्परेचर और 200 से लेकर 300 एट ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस ड्रास्टिक कंडीशन में कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले Cl H के साथ जाएगा, ये H के साथ जाएगा, और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड, ये बन गया फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इतनी ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। अगर यही एग्जांपल मैं दूसरे तरीके से कर दूं तो जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है और वही NaOH से रिएक्शन करवा दी हमने, और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिया, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर ही आपको देना पड़ेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये Cl और ये NO, ठीक है। आफ्टर दैट और अगर देखें तो
और अगर देखें तो, और अगर देखें तो एक और भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे दूं, ये क्लोरोबेंजीन है, ये Cl है, और यहाँ पर मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यह लगा दिया, और वही NaOH ले लिया मैंने। तो यहाँ पर कितना होगा, 368 केल्विन पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्लोरीन, ये दिस वन NO2 ऑल्सो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आने से। और अगर यहाँ पर अगर मैं एक और कर देता हूं, जैसे मान लीजिए हेलोरीन है, तो हेलोरीन पर अपने NO2 कहाँ लगाया, और दोनों तो ऑर्थो पे लगा दिया और एक पैरा पे लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में NaOH से रिएक्शन हो रही है और ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, और ये 246 ट्राइनाइट यस NO2, दिस वन आल्सो NO2 और आल्सो NO2, यानी 246 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा। तो ड्रास्टिक कंडीशन की बात हो, ठीक है, बट एसएन रिएक्शंस है वो थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती है किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके, चलो साहब, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे और इसके स्टोरेज के बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज के बारे में आते हैं और DDT की स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का भंडारण, यानी जब बनाने के बाद में इसको स्टोर किस तरह से करते हैं, किस तरह से सील बंद करते हैं, या बोतल्स में इसको किस तरह से पैक करते हैं, उस टाइम कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें रखनी है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म है, हमें मालूम है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी धूप की प्रेजेंस में ये किससे रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन से। धूप भी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन, देन ये जहरीली गैस बना लेगी फॉस्फिन। कैसे, ऐसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को अपन HBO से शो करते हैं, तो ये COCl2 प्लस 2HCl। बैलेंस करने के लिए इसको क्या करो, ये दो यहाँ दो लगा दो, कार्बन दो हो गए, कार्बन दो हो गए, तो इसको भी दो, ये लो, दिस वन इज द क्लोरोफॉर्म, और ये तो ऑक्सीजन है ही, और ये बन गई फोस्जीन, ये फोस्जीन बन जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाती है, पॉइजनस जहरीली गैस बनाती है। ओके, अब क्या करें, इसके स्टोरेज के लिए क्या प्रिकॉशन रखें। प्रिकॉशन रखने का तरीका यह है कि एक तो ऑक्सीजन इसके अंदर ना जाए, इसलिए बोतल को, प्रिकॉशन क्या हो गया इसका, पूर्व सावधानी क्या हो गई इसकी, प्रिकॉशन हो गई, यानी सावधानी कह सकते हो इसे आप। सावधानी रखने की बात यह है कि यहाँ जो बोतल है, बोतल को सील बंद करने से पहले उसको नेक, गर्दन तक भरा जाता है। बोतल फिल्ड अप टू नेक, बोतल को गर्दन तक भर दो, जिससे उसमें ऑक्सीजन के भरने की जगह ही ना रहे। ऑक्सीजन भरने की जगह ही नहीं रहेगी तो रिएक्शन कहां से होगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि इसमें धूप की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो जिन बोतल को हम यूज करते हैं वो बोतल सारी कैसी होनी चाहिए, कलर्ड बोतल होनी चाहिए। यूज कलर्ड बोतल होगी तो दिन क्या होगा, उसमें धूप या सनलाइट जो है वो कम से कम जाएगी। ठीक है ना, रंगीन बोतल काम में लेते हैं, रंगीन बोतलें काम में लेते हैं, रंगीन बोतलों में भरा जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज के बारे में बात। ठीक है, अब बात करें किसकी, ये बात दोनों बात समझ गए, यानी क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज करते हैं तो हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये वो जहरीली गैस फॉस्फीन बनाती है, तो फॉस्फीन ना बनाए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए जब भी स्टोरेज करेंगे बोतल्स के अंदर, तो उस बोतल को गर्दन तक भर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो है वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, ये रिएक्शन करेगा किसके, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट उस बोतल में कम से कम जाए, इसके लिए क्या करेंगे, कलर्ड बोतल ले लेंगे।
कलर बोतल के अंदर सनलाइट कम से कम जाती है। तो ये दो प्रिकॉशंस हो गए इसके। अब रही बात स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी की, उसको और देखना है। देखो अब देखो दूसरा डीडीटी की स्ट्रक्चर, डीडीटी की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, डीडीटी की संरचना। देखो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, आपकी बुक में जैसे बनी है उसी तरह से बना देता हूं मैं। ये लो, ये क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया, और यहां पर ये 3 क्लोरीन आता है, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ऑल्सो क्लोरीन, ये लो, और ये कैच। तो यहाँ एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। नीचे तो क्लोरीन लग रहा है ना, ये तो क्लोरीन है, ये तो क्लोरीन है, ठीक है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे आया ये नाम? हिंदी में लिखता हूं, देखो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे हुआ? देखो, ये पैरा पोजीशन पे दोनों क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लग रहे हैं। तो दो स्थिति में है, तो ये पैरा है और ये पैरा है, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, दो क्लोरो तो डाइक्लोरो होगा। डाइफेनिल, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप भी यहाँ क्या लग रहे हैं, आमने सामने, इधर इस तरह से पैरा पोजीशन पे लग रहे हैं, तो क्लोरो और दोनों फेनिल क्या है, पैरा पोजीशन पे है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, और ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, 1 2 3, 3 क्लोरीन है, और एथेन है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, तो कार्बन क्या है, डेरिवेटिव किसका है, 2 कार्बन वाले का, एथेन का, तो ट्राइक्लोरो एथेन। इस तरह से बना है ये। तो ये पहला हो गया, तो दोनों की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, इस तरह से ये होता है। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट वाले, फर्दर वाले में, फर्दर क्वेश्चन की बात है। मोलेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी, और एक आता है मोल फ्रैक्शन। तीनों चीजें हैं, मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों सेम सी है, बट थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें सॉल्वेंट होता है पर केजी, और इसमें मोलेरिटी के अंदर पर लीटर के हिसाब से होता है। तो क्या है मोलेलिटी? देखो इधर, मोलेलिटी यानी मोलेलेता, मोलेलेता, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी इसमें कहा गया ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, विलायक में उपस्थित हो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठीक है। तो कैसे, फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? तो यहां लिखेंगे अपन मोलेलिटी, यानी मोलेलिटी, ठीक है, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन विलायक का भार, या द्रव्यमान एक ही बात है, भार इन केजी के अंदर, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे इसको हिंदी में अगर लिखें तो मोलेलेता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, यहां विलायक आएगा, ध्यान रखना, विलायक का भार केजी में, ये लो साहब, ठीक। देखो इधर कैसे, तो मोलरिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम से। विलय के मोलों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल कितने होंगे, एनबी, एन से शो करते हैं मोल को, तो एनबी अपॉन, और ये क्या है, डब्ल्यू बी, विलायक का भार, नोट डब्ल्यू ए, क्योंकि विलायक हमेशा ए होता है और विलय हमेशा बी होता है। चलो ठीक है, तो इसको आगे डेरिवेट करें तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। किलोग्राम में है तो सीधा सीधा दे दो, मिलीग्राम जैसे भी किलोग्राम में है तो, ठीक है, ओके। और अगर किलोग्राम में है तो आप इसको 1000 में ले लो, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस बेस पर अगर
फार्मूला सेम है दोनों का, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम है, नो मेंशन। ये लो, ये लो, विले के मोल WB अपॉन MB इंटू WA यानी विलायक का भार और 1000, ये इसका फार्मूला बन जाता है। इस बेस पर एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, देखो क्वेश्चन आएगा इसका, क्वेश्चन आ जाएगा इसका, इस बेस पर क्वेश्चन करेंगे अपन। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमने, क्वेश्चन दिया 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH is present in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी क्या कहा इसने, ये 2.5 ग्राम जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है वो किस में उपस्थित है, ये है बेंजीन में। कितना, 75 ग्राम बेंजीन में, ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है, 75 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है। तो इसका कैसे करेंगे, सीधा सीधा सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो देखो M इज इक्वल टू मोलरिटी मालूम करनी है आपको, WB कितना है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, ठीक है। और बेंजीन कितना है, इज इक्वल टू 2.5 ग्राम, ठीक है। और मोलिकुलर वेट तो हो गया इसका 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट कितना लेंगे, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, यहां निकाल देता हूं मैं, CH3 COOH। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। वेट कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, हाइड्रोजन में एक होता है, तीनों हाइड्रोजन मिलाकर के 3 हो गए, फिर 12, फिर 16, 16, फिर 16 और फिर +1। तो 12 3 15, 12 27 और 33 43 49 59 60, इसका मोलिकुलर वेट हो गया 60 MB आ गया। अब क्या कहा इसने, इसने कहा WA विलायक यानी सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट कितना है 75 ग्राम। तो 75 और इसको किलोग्राम में लेना है, देन इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड करना, तो 1000 ऊपर चले गए। बस इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पर आप 0 लगा दो, ये कट गया 3 और 4, इधर देखेंगे तो 15 4 जा ये, ठीक है। बाद में 5 3 जा 15 और 5 5 जा 15, यस। तो ये आ गया 5/3 इंटू 3, इट मीन्स 5/5 क्या हो गया 5/9, ये 9 आ गए। तो 5/9, 5/9 लेंगे अपन, 5/9, 5/9, ये कितनी वैल्यू आई 0.555 मोल्स ऑफ पर लीटर, पर केजी, पर केजी, पर केजी, मोल्स, मोल पर केजी। ये लो सर, इस तरह का सिस्टम आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा होप। ठीक, चलो ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाले, क्वालिटी हो गया। चलो ठीक है बच्चों, अब है अगला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन ऑस्मोसिस को ध्यान में करेंगे। ऑस्मोसिस यानी पराशरण, पराशरण, पराशरण कैसे किसको कहते हैं, सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की ओर, किसका, सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, अगर इसको डिफाइन करें तो सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट है, इसका हायर अमाउंट से, हायर अमाउंट है, हायर अमाउंट टू लो अमाउंट, किसकी, ओनली सॉल्वेंट की, और एसपीएम के थ्रू यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के गुजरना, पास होना, इसको हम कहेंगे क्या, पराशरण या ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल देखो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं या छोटे बड़े जैसे पेड़ पौधे, उसमें जड़ों से पानी खींचते हैं, जड़ें पानी खींचती हैं और पेड़ पौधे के पीक तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। लाइक जैसे गर्मी का दिन आएगा, हरी सब्जी है, हरी सब्जी पर पानी छिड़कना, उससे हरी सब्जियां जो है वो ताजा उठती है। उसके बाद में जो और देखें तो फूल है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं गर्मी के मौसम में,
देन उस पर बार बार ताजा पानी छिड़केंगे या ताजा पानी में उन फूलों को डाल देंगे, देन फिर से वो टर्जिड हो जाएंगे, फिर से वो फ्रेश हो जाएंगे। रीजन क्या है? पानी उनके अंदर एंटर कर जाता है, किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू फ्रेश वाटर अंदर चला जाता है और वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह से अपन अचार बनाते हैं। जो कच्चे आम का अचार, तो उस कच्चे आम को पहले काटेंगे, उसके बाद में हल्दी और नमक का पेस्ट लगा उसको रख देंगे तो क्या होगा? बाहर का कंसंट्रेशन का वो कम होगा, जो पेस्ट लगाई उसकी वो गाढ़ी होगी, और अंदर जो कैरी या जो कच्चे आम के टुकड़े होते हैं उनके अंदर पानी ज्यादा होता है, बाहर वाली जो पेस्ट है उसमें पानी कम होता है। तो पानी क्या है? पानी सॉल्वेंट। तो ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट क्यों आएगा? तो उसमें होगा क्या? पानी जो है वो कच्चे आम के टुकड़ों से बाहर यानी पेस्ट की तरफ आएगा, तो उससे जितने भी वाटर, जो एक्सेस में वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद में उसमें बैक्टीरिया लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके? ये ऑस्मोसिस के। चलो हमें चलना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहेंगे हम? द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब, पराशरण दाब। ठीक है, ये क्या है? टू स्टॉप, क्या लिखेंगे? टू स्टॉप, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, उसी का नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी पराशरण को रोकने के लिए, पराशरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पराशरण को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब है, प्रेशर है, उसी को हम कहते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे? मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं इसको, और उसके बाद में हम आपको फार्मूला ही बताऊंगा। ये देखो, इस तरह से मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बीचों बीच हमने क्या कर दिया? एसपीएम डाल दी, एसपीएम डाल दी। इसमें यहां से यहां तक, चलो एक पिस्टन लगा दी हमने, ठीक, ओके, ये पिस्टन लगा दी हमने, यहां से यहां तक पिस्टन लगा दी, यहां से यहां तक पिस्टन लगा दी, ठीक। तो इधर से इधर प्योर सॉल्वेंट और इधर शुगर सॉल्यूशन भर दो कोई, तो ये प्योर पानी है, प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी है, और इसमें शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट किधर जाता है? ये तो पूरा 100% पानी है, और इधर देखें तो शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें कुछ परसेंटेज 10-5% या 10-20% इसमें शुगर है, बाकी पानी है। तो ज्यादा अमाउंट तो किधर? अगर मान लीजिए 10% भी शुगर इधर है, तो उधर तो 100% पानी है, इधर 90%, 10% शुगर का मतलब यहाँ पर 90% पानी है और 10% शुगर है। तो वहां देखेंगे तो यहाँ तो 100% पानी। तो पानी उस टाइम तक इधर आएगा जब तक कि एसपीएमसी होकर, जब तक कि दोनों की साइड में बराबर ना हो जाए, इसको तो कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर हमने यहां पर कोई एग्जॉस्ट लगा करके और यहां हमने एक प्रेशर लगाया, जिसको अपन पाई जैसा सिंबल उसको शो करते हैं, तो ये प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी इधर से आना स्टॉप हो जाएगा, पानी इधर से इधर आना स्टॉप हो जाएगा। तो इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इजी। अच्छा, इसके फर्दर में चलेंगे तो, अच्छा इसका एग्जांपल दे देते हैं पहले, बाद में फर्दर में चलेंगे अपन। देखो कैसे इसका एग्जांपल देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, चाहे तो आपकी बुक में सी लिखा तो सी लिख दो, एम है तो एम लिख दो, कंसंट्रेशन से मतलब है यहाँ। तो ये CRT, सी का मतलब क्या होता है? NB अपॉन V, ये मोलरिटी कहते हैं कंसंट्रेशन, और RT। इसी को आगे देखें तो, इसको आगे देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू WB अपॉन MB, क्योंकि NB का मतलब क्या होता है? NB का मतलब क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू अपॉन V, और ऊपर R इंटू T। चलो ये इसका फार्मूला होगा, ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है। अब रही बात दूसरे की, अगली अगर बात करें हम, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको भी ले लेते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी व्युत्क्रम प्राशरण, व्युत्क्रम प्राशरण, व्युत्क्रम प्राशरण।
व्युत्क्रम प्राशन यानी उल्टा प्राशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो प्रेशर लगाया आपने, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, इसको स्टॉप करने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दो। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो क्या होगा, पानी इधर से इधर जाने लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेगा। उल्टी डायरेक्शन में जाने लगा, इसका मतलब ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में तो क्या हुआ था, पानी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट किया है, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो पानी कम अमाउंट से हाई अमाउंट की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है कहां, सलाइन वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, या हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में। यूज क्या है इसका, उपयोग क्या है, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को स्वीट वाटर में, स्वीट वाटर में चेंज करने के काम आता है। जो कोस्टल एरियाज के जो कंट्रीज हैं या कोई जो सिटी है वहां पर ये इस तरह का काम है। ठीक है ना, तो समुद्री पानी है उसको मीठा पानी बनाने के लिए इस प्रोसेस को काम में लेते हैं। ठीक है, क्या है कि उपयोग क्या आता है इसका, उपयोग हो गया इसका कठोर जल को, कठोर जल को मीठे जल में या पीने लायक, मीठा जल, मीठा जल यानी पीने लायक, पीने लायक बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। चलो साहब ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। अब आओ हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ क्या कहता है, अगला वाला पॉइंट। हेनरी लॉ का सीधा सीधा सिस्टम एक ही है कि किसी वाटर की सरफेस पर अगर कोई गैस है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे गैस की अमाउंट बढ़ रही है, तो जितनी ज्यादा पानी की सरफेस के ऊपर गैस बढ़ेगी यानी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो उतनी ही ज्यादा उसके अंदर डिजोल्व होती जाएगी, उसके अंदर घुलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, पेप्सी की बोतल वगैरह या कोकोला की जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, उनके अंदर जो CO2 पुश की जाती है वो इसी तरह से की जाती है। ठीक है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी बढ़ा देते तो वो जितना लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस पर वो जो गैस है वो इकट्ठी होती जाएगी, उसकी गैदरिंग बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो उसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वो CO2 गैस है उस लिक्विड के अंदर उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी लिक्विड में जो गैस की सोल्यूबिलिटी होती है उसमें रिलेशन बनाया था। और क्या बताया था उसने, उसने कहा हेनरी लॉ में कि पार्शियली प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, 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 सोल्यूबिलिटी। आप इसको एस भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, चाहे आपकी बुक में एम लिखा है तो इसको खोल दो। ये क्या है, सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता है, विलेयता, ये विलेयता। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं नॉर्मली इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो P इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट लगा दो, हेनरी कांस्टेंट प्लस एम। ये लो, ये हेनरी कांस्टेंट है, दिस वन इज द हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक। एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। चलो ठीक है, चलो साहब बढ़िया बात है, ये एम है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से गैस जो है वो पानी में घुली हुई है। पानी में अगर गैस घुली हुई है तो मोल फ्रैक्शन वाली बात हमने पहले पढ़ी थी, से पहले सिलेबस में पढ़ी थी। उसमें क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में मानो या फिर पानी के अंदर जब गैस घुली हुई है तो उसमें गैस की कितने मॉलिक्यूल है, यानी मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा और पानी का क्या होगा, वो हमने अलग अलग पढ़ा था पहले। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको जीटा बी भी ले सकते हैं। कैसे, इसका दूसरा फार्मूला बच जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। बी क्या है, ये गैस की सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी गैस की मोल भिन्न, गैस की मोल भिन्न, गैस की मोल भिन्न, गैस की मोल भिन्न, गैस की मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको भी हम अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो P इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट लिख दो, देन जीटा बी। ठीक है, ये हेनरी लॉ का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा, ध्यान देखो इधर, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर अप्लाइड होगा किस पर, लिक्विड की सरफेस पर, उतनी ही ज्यादा गैस है उसके अंदर डिजोल्व होती जाएगी। ठीक है ना, तो चाहो तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, देखो solubility of gas, solubility of gas in liquid is in liquid is directly proportional to, directly proportional to applied pressure, applied pressure
बाई गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में लिखिए तो, हिंदी में लिखिए तो ये हो जाएगा इसका कि गैस की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता लगाए गए गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करोगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर सोल्युबिलिटी होती जाएगी। और ये इसका फार्मूला हो गया, इस तरह से फार्मूला। अब बात आती है हेनरी लो। हेनरी लो में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इसके यूजेस की। यूज भी तो करना है, तो इसमें 3 यूज मोस्ट है जो आपके सिलेबस में है, और 3 ही याद करने, हमें नंबरों से मतलब है, सीधी सीधी बात है। तो पहला क्या है, पहला तो ये हो जाएगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर सील किया जाता है। यानी पेप्सी का या कोई दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उस सॉफ्ट ड्रिंक के जो भी ड्रिंक बना लिया वो ठीक है, उसको हम जब बोतल्स में सील करते हैं, बोतल में स्टोरेज करते हैं, उस टाइम उस लिक्विड का टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स bottles are sealed at low temperature, चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो, एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, पहली बात। दूसरा जो था माउंटेनियर्स वाला, जो माउंटेनियर्स है, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं, तो माउंटेनियर्स है, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है उसका जो हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें 95% तो ब्रेन ही काम में लेता है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो जो माउंटेनियर्स है उनके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं क्या, एनोक्सिया। यानी माउंटेनियर्स के लिए है, माउंटेनियर्स है, माउंटेनियर्स जो प्रॉब्लम आती है उनको, उसको कहते हैं अपन एनोक्सिया, मेडिकल कंडीशन एनोक्सिया। ठीक है, ओके, यस, एनोक्सिया, यस। और तीसरा जो है इसमें, तीसरा आता है किसमें, स्क्यूबा डाइवर्स के लिए, स्क्यूबा डाइवर्स के लिए। स्क्यूबा डाइवर्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, जब वो वाटर के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर पानी का प्रेशर ज्यादा, भाई एयर है, एयर का प्रेशर तो फिर भी कम है, बट वाटर का प्रेशर अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। और वहां पर क्या है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे के अमोनोटेलिक होते हैं, यानी जो भी एक्सक्रीशन करते हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म में करते हैं। तो नाइट्रोजन के बुलबुले हैं वो, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनकी बॉडी में जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर वो चले जाते हैं। तो पानी का तो प्रेशर ज्यादा होता है, उस वक्त उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो पानी के बजाय बाहर ऑक्सीजन या एयर जो है उसका प्रेशर कम होता है, तो वो बबल्स जो इसके अंदर चले गए, ब्लड वेसल के अंदर चले गए पोर्स के थ्रू, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, बहुत तेजी से आने की कोशिश, तो पूरी बॉडी में दर्द होता है, वो मेडिकल कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं बेंड्स। ये 2 वर्ड आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, बेंड्स। ठीक है, चलो मैं हिंदी बताऊं इसको। तो पहला जो इसका यूज है, उपयोग है हेनरी लो का, वो क्या है, शीतल मृदु पेय, शीतल मृदु पेय पदार्थों को निम्न ताप और उच्च दाब पर सील किया जाता है, सील किया जाता है, सील किया जाता है, पहली बात ये। दूसरा जो उपयोग है इसका, दूसरा वो किसके लिए है, पर्वतारोहियों के लिए, पर्वतारोही, पर्वतारोहियों के लिए, पर्वतारोही है तो पर्वतारोही है, जैसे ही पहाड़ पे जाएंगे तो सीधी सीधी बात है, वहां पर क्या है, ऑक्सीजन कम मिलती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, उनके सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं अनोक्सिया, अनोक्सिया। चलो सब ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है वो है गोताखोर, स्कूबा डाइवर्स मतलब गोताखोर। गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो वही प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन के बुलबुले, नाइट्रोजन है वो बबल्स की फॉर्म में उनके ब्लड वेसल में चली जाती है, ये जो पोर्स होते हैं अपने जो रोम छिद्र होते हैं ना त्वचा के अंदर,
तो उनके अंदर से होकर नाइट्रोजन की जो है उसको ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो पानी की बजाय हवा का प्रेशर कम होता है, तो वो बबल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी केक होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। उस तो मेडिकल कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं बेंड्स, उसको कहते हैं अपन बेंड्स। ये ध्यान रखना। तो ये हेनरी रूल के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, चलो ठीक है, होप समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, हाँ, तो बच्चों अब बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, इंपोर्टेंट इस साल के लिए, तो क्या करेंगे, देखो फ्यूल सेल कैसा होता है। फ्यूल सेल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह में लगता है, सैटेलाइट्स वगैरह में भी लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार अगर केमिकल डाल दिया उसके बाद में आपको बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह और ये जो होते हैं ना, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह, उनमें ये काम आता है। कैसा है, ऐसा होता है। इसके तीन पोर्शन है, इसके तीन पोर्शन होते हैं, इसके तीन पोर्शन होते हैं। अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसके अंदर NaOH या KOH भरा होता है। चाहे तो NaOH भर दो, चाहे तो आप KOH भर दो, इसके अंदर KOH है। इधर वाला जो है, इसके अंदर आप ऑक्सीजन इसके अंदर जाती रहती है, ऑक्सीजन के लिए एग्जॉस्ट होता है, इनहेल ये होता है, और इधर हाइड्रोजन पुश करने के लिए अंदर, इधर ऑक्सीजन आने के लिए, इधर हाइड्रोजन आने के लिए, दो चीजें होती है। ठीक है, और NaOH से ये रिएक्शन होती रहती है। यहाँ पर ये इसका एग्जॉस्ट होता है, H2O बाहर निकलता रहता है, नो। ये इस तरह के तीन तीन पोर्शन होते हैं। तो इसके कितने पोर्शन हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक बीच वाला, तीन पोर्शन होते हैं। इसमें जो मेन बात पूछेंगे वो आपसे क्या पूछेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात पूछेंगे। तो केमिकल रिएक्शन देखो, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर होता है इसका सीधा ऑक्सीजन जो है वो 2H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ये 4OH माइनस बना लेगी। ठीक है, हाइड्रोक्सी लाइन बनते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पर 4 माइनस के है, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर सीधा सीधा काम है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल, तो क्या बन जाएगा, ये 2H2O, ये 2H2O बन जाएगा। ठीक है, ये OH माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इसकी मेन रिएक्शन आती है। ठीक है, तो ये मेन तो है, ये फ्यूल सेल वाला है, तो इसमें तीन पोर्शन मेन होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसमें एक बार NaOH डाल दिया, उसके बाद में कभी भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी खास होती है। तो मेन इसकी रिएक्शन है ये फ्यूल सेल वाली। ठीक है, लॉन्ग लाइफ होता है ये। ठीक है, चलो साहब, ठीक है। अब उसके बाद भी अपन बात करेंगे किसके, फैराडे लॉ की। फैराडे के दो लॉ है, दो लॉ है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है, उसने यह कहा कि जितनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाओगे, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में कैथोड पर जो केमिकल है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है ना, इट मींस कैसे, वो इस तरह से, यानी फैराडे क्या कहता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल सोर्स, जितनी हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, उतना ही इसमें लगाता चला जाएगा। ठीक है, ओके साहब, ठीक है। तो पहला तो सिस्टम ये कि यहाँ कितना होगा, फैराडे लॉ में, फैराडे लॉ पहला क्या कहता है कि जितनी ज्यादा अमाउंट में, ये जैसे मान लीजिए बैटरी है, और यहां पर एक ये एनोड बना दिया, दूसरा कैथोड बना दिया। ठीक है, और ये लो, ये बैटरी बना दी हमने, और ये कैथोड से इसको जोड़, ठीक है, जोड़ दिया, चलो ठीक, बढ़िया बात। अब ये कहता है कि यहां पर जो भी सॉल्यूशन आपने लिया है, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया, तो इसमें Cu+2 है और सल्फेट -2 है। तो कैथोड ये रहा, नेगेटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा, ये वाला जुड़ा, तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, तो इसमें जो सल्फेट माइनस वाला वो तो जाएगा प्लस की तरफ, और जो +2 वाला Cu+2 वाला वो कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। तो ये कहता है कि जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओ, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो सपोज ये 5 ग्राम इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इस पर कैथोड पर डिपॉजिट होने वाला जो अमाउंट है वो 10 हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। 15 वोल्टेज की बैटरी लगा दी तो 15 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। पहला लो तो कहता है ये, ठीक है, चलो ठीक। यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ई कह दो चाहे क्यों कह दो, एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिपॉजिटिंग अमाउंट, डिपॉजिटिंग अमाउंट, डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ, डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन,
एट कैथोड, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव जितना है, पॉजिटिव कैटायन जो होता है, पॉजिटिव आयन होता है, वो उतना ही इस पर जमा होता चला जाएगा। ये लिख दो चाहे क्यों लिख दो, बात एक, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज, दूसरा फैराडे का रूल क्या कहता है, दूसरा रूल और बताएंगे। दूसरे रूल में क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि आप बैटरी साइज सेम लो, लेकिन सॉल्यूशन अगर आपने अलग अलग ले लिया तो कैथोड पर अलग अलग अमाउंट में, और वो भी इक्विवेलेंट वेट के बराबर जमा होगा। ठीक है, कैसे, लाइक जैसे सेकेंड रूल में, जैसे मान लीजिए हमने बैटरी ले ली, तीन सेल ले लिए, ये तीन सेल ले लिए, ये कैथोड एनोड कैथोड ले ली, दूसरा सेल ले लिया हमने, ये लो साहब, यहाँ पर एनोड कैथोड लगा दिया, ठीक है। तीसरा सेल भी ले लिया हमने, तीसरा सेल लिया हमने, यहाँ लगा देते तीसरा सेल, ये तीसरा सेल लिया हमने, ये कैथोड एनोड जो भी है इसमें लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने S2, यहाँ पर ले लिया हमने कॉपर सल्फेट, यहाँ पर ले लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक है। बैटरी से जोड़ेंगे हम इसको, इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ये लो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, चलो ठीक। और इसमें जो भी बैटरी वैटरी है, जो भी लगाना है वो सब लगा दो, इसमें जोड़ दो, ये जो भी इसमें, ठीक है। होगा क्या, अब जैसे इसको, तो इसमें क्या हुआ, ये एनोड है, ये तो पॉजिटिव है, तो जाहिर है ये कैथोड हो गया, कैथोड हो गया तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये वाला है वो इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ा, सर्किट सेट हो गया। अब ये कह रहा है कि इस कैथोड पर कितना जमा होगा, कैथोड कौन सा है, ये कैथोड, इस कैथोड पर कॉपर कितना जमा होगा, इस कैथोड पर ये माइनस वाला, ये कैथोड, ये कैथोड, इस पर ये सिल्वर कितना, इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। तो यहां तो एक ही होगा, यहाँ 1 ग्राम, यहाँ कर दो 1 ग्राम। कॉपर में कितना आएगा, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट में कितना आ जाएगा, अबाउट जो भी 47 जितना भी आता है, ठीक है, 27 या 47 के आसपास जितना भी आता है वो जमा हो जाएगा। यहाँ पर 127 ग्राम जमा होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक है। ये 27 या 26 के आसपास, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कैथोड पर डिपॉजिट होने वाली जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर जमा होगा। फैराडे का दूसरा रूल ये कहता है जी। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो जितने क्वेश्चन हो पाए उतने सारे क्वेश्चन करिए हमने, और उसके बाद जो अब जो नए चैप्टर्स आएंगे उसमें जो नए क्वेश्चंस है, वो नए क्वेश्चंस है वो फिर अगले वीडियो में हम लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इन सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको और लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, प्लस आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और आपके लिए जो बढ़िया से बढ़िया होने की कोशिश है, बढ़िया से बढ़िया करेंगे बेटा, हाँ ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।